चलो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स दर्पण में। और कल अपन ने जो क्लास चालू की थी नंबर सिस्टम की, उसकी एक क्लास अपनी हो गई थी और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अपन थोड़ा जल्दी 33 मिनट की हो पाई थी अपनी वीडियो। नेक्स्ट चलो अपन चालू करते हैं। अपन ने कल नंबर सिस्टम का जो फ्लो चार्ट था वह अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसे अपन एक बार वापस अगर रिवीजन करना चाहें तो देखो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते। कल अपन ने देखा था कि जो नंबर सिस्टम था अपना, नंबर सिस्टम में अपन ने क्या क्या देख लिया था। नंबर सिस्टम में सभी संख्याएं थी अपनी, और संख्याओं में अपन 3 भागों में बांट दिया था अपन ने संख्याओं को। संख्याओं में 3 भागों में बांटा था संख्याओं को। पहली जो संख्या थी वे थी अपनी वास्तविक संख्या। क्या थी? वास्तविक संख्या। दूसरा जो पार्ट था अपना वास्तविक संख्या के अतिरिक्त दूसरा जो भाग था अपना, वे था अपना काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या था। और तीसरा भाग जो था काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के योग से बन रहा था, यानी कि प्लस माइनस के साथ अगर हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर जोड़ दें, रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर अगर अपन जोड़ दें, तो इनसे मिलकर के अपनी बनती है सम्मिश्र संख्या। क्या बनती है अपनी? सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश टर्म बोल देता हूँ। वास्तविक संख्या जो है अपनी रियल नंबर थी, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर था, और इन दोनों से मिलकर के जो संख्या बन रही थी वे थी अपनी सम्मिश्र संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन ने वास्तविक संख्या को भी अपन 2 भागों में बांट रहे थे, जिसका एक था अपना परिमेय संख्या। क्या था? परिमेय संख्या। दूसरा था अपना अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को भी अपन आगे 2 भागों में बांट रहे थे। एक थी अपनी पूर्णांक थी और एक थी अपनी दशमलव या भिन्न। ठीक है, ये बांट दिया था। आगे जा करके अपन जो पूर्णांक था, पूर्णांक को भी अपन बांट रहे थे आगे जाके कितने भागों में? 3 भागों में। एक था अपना पूर्णांक जो था उसको 3 भागों में बांटा था। एक भाग जो था अपना वे था धनात्मक पूर्णांक। क्या था अपना? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा भाग था अपना 0 और तीसरा भाग था अपना ऋणात्मक पूर्णांक। अभी इनकी परिभाषा अपन 3 की परिभाषा देखी थी कल, और उसके बाद अपन धनात्मक पूर्णांक और 0 को मिला करके अपन क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे गैर ऋणात्मक। क्या बोल रहे थे? गैर ऋणात्मक। और इन दोनों को मिला करके बोल रहे थे अपन गैर धनात्मक। ठीक है, इसके बाद जो गैर ऋणात्मक था इसमें क्या क्या शामिल था? 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, आगे कहाँ तक जा रहा था? प्लस अनंत तक जा रहा था। ठीक है, प्लस अनंत तक जा रहा था, तो प्लस अनंत तक के लिए अपन क्या कर रहे थे? इसमें इसको भी वापस 2 भागों में अपन ने बांटा था। एक था अपना कौन सा था बताओ? पूर्ण संख्या। क्या था अपना? पूर्ण संख्या, होल नंबर था। और दूसरा था अपना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को भी अपन पूर्ण संख्या कहाँ तक थे, कहाँ से कहाँ तक है, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले इनकी केवल फ्लो चार्ट देखा था अपन ने कल। प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या को भी वापस कितने भागों में बांट दिया अपन ने? 3 भागों में। पहली जो थी अपनी वे थी अपनी अभाज्य संख्या। क्या थी अपनी? अभाज्य संख्या। दूसरी थी अपनी एकांक संख्या, जिसमें केवल एक आ रहा था, एकांक संख्या। और तीसरी थी अपनी भाज्य या संयुक्त संख्या। तो ये अपने फ्लो चार्ट देख लिया था कल अपन ने। और उसके बाद अपन आज जो स्टार्ट करेंगे
कल अपन ने थोड़ा परिभाषा भी देखा था, तो परिभाषा से ही अपन वापस चालू करते हैं। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं अपनी परिभाषा विद एग्जाम्पल। चलो ठीक है, तो यहाँ से अपन चालू करते हैं। सॉरी, आज गला खराब हो रहा है थोड़ा। पहली थी अपनी वास्तविक संख्या। क्या थी अपनी? वास्तविक संख्या। कल इसकी परिभाषा बता दी थी अपन ने, रियल नंबर। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और संख्या रेखा क्या होती है वे देखो, संख्या रेखा होती है आपकी, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वह होता है अपना 0। और अगर आप इस तरफ चलोगे आप तो ये प्लस वाला हो जाएगा, और इस तरफ चलोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा। इसमें अपन सभी संख्याएं 1 2 3 इस तरीके से चलती हैं। इधर चलती -1 -2 -3 इस तरीके से। तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उनको क्या है, अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्येक जो संख्या होगी, जो संख्या रेखा पर अपन उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं या देख सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में उदाहरण के लिए अपन देखें, कुछ भी लिख दो आप, केवल काल्पनिक संख्या नहीं लिख सकते अपन। ठीक है, क्योंकि उसको केवल कल्पना करते हैं अपन, इसलिए वास्तविक संख्या में सिर्फ और सिर्फ जिसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वे क्या कहलाएंगे? अपनी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में देखो आप, कुछ भी आप 2 -4 2.5 -4.9 कुछ भी हो, सारी संख्या पाई 22/7 सारी जो संख्याएं होंगी वे क्या होंगी? अपनी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये अपना वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया था कि किसे बोलते हैं, परिभाषा हो गया, उदाहरण ये हो गए। उसके बाद अपन काल्पनिक संख्या अगर देखें तो काल्पनिक संख्या क्या थी? काल्पनिक संख्या ठीक है, काल्पनिक संख्या का मतलब क्या है? इमेजरी नंबर। इसमें देखो सीधा आपको ऐसी संख्या, परिभाषा तो हो जाएगी आपकी कि ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते उनको तो अपन क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। परिभाषा हो गई, लेकिन उदाहरण के लिए आपको सीधा है, आपसे ही पूछ लेगा कि काल्पनिक संख्याओं में एक तो अंडर रूट में अगर अंदर कोई भी संख्या माइनस चिन्ह के साथ आ जाए, कोई भी संख्या माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो वे क्या कहलाएगी? अपनी काल्पनिक संख्या। जैसे -5। अब ये मत सोचना कि सर -4, फोर का तो 2 आता है। इसका आंसर क्या आता है? देखो, -4 आप कब लाओगे? क्या -2 इंटू -2 4 आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि 4 के लिए अपन जो क्या करेंगे? 2 × 2 तब 4 आता है। यदि आप इसका भी आंसर लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, जबकि ये नहीं आए -4। इसलिए जो अंडर रूट की जो संख्या, अंडर रूट के अंदर जो भी माइनस वाली जो संख्याएं होंगी वे सारी की सारी क्या कहलाएंगे? आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये अपनी परिभाषा कल देख ली थी अपन ने। आज देखो, इसमें 2-3 चिन्ह बताए थे अपन ने। एक तो था आई, इसको बोल रहे थे हम आयोटा। क्या बोल रहे थे? आयोटा। ठीक है, आयोटा का अगर मान पूछे तो वे होता है अंडर रूट -1। सॉरी, आज गला बहुत खराब है, लेकिन आयोटा का मान है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है,
उसके बाद आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, देखो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1। आयोटा क्यूब का मान कितना होगा, माइनस आयोटा। और आयोटा 4 का मान कितना होगा, आयोटा 4 का मान होगा आपका 1। तो ये चार चीज़ें आपसे पूछ सकता है, आयोटा का मान कितना है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, आयोटा क्यूब का मान कितना है, और आयोटा 4 का मान कितना है। कुछ जगह आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया जाए आयोटा की घात 25 का मान कितना होगा, तो आप क्या करना है कि सबसे पहले जो आपकी घात है, कितनी घात है आपकी 25, इसको मल्टीप्लाई बाई करो आप, सॉरी डिवीजन डिवीजन करना है 4 से, भाग दे दो आप। 25 में 4 का आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 6 बार। शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है आपका 1। कितना बचता है, शेषफल 1। तो इसकी जगह अपन सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, आयोटा सॉरी डिवीजन करेंगे, इसका भाग देंगे आप 4 का, तो क्या आ जाएगा, देखो आयोटा की घात 1। शेषफल को लिख लेंगे। अब आयोटा 1 का मान आपको पास कितना है, देखो आयोटा 1 का मान है आपका √(-1), तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और उदाहरण देख के मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, देखो समझो, आयोटा की घात मान लो 36 है, इसका मान आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे कि सर आयोटा का मान तो 4 का मान को तो अपना पता है कि 1 है, तो अपन को क्या करना है, जिसकी घात है उसमें भाग देना है 4 का। अगर कोई शेषफल बचता है उसको लिखना है आयोटा की घात के रूप में। शेषफल यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। तो आयोटा की घात 0 का मान, किसी भी 0 हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, वैसे भी आयोटा का मान 1 आएगा, क्योंकि आयोटा 4 का मान 1 है, तो आयोटा किसी की भी घात अगर 0 आ जाए तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, चलो अब मान लो आयोटा की घात आपको ये दे दिया, चलो आप बताओ मुझे आयोटा की घात 23 दे दिया जाए तो कितना आएगा मान, आयोटा की घात 23 का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, 23 में आप भाग दोगे 4 का, कितनी बार जाएगा, 5 के 20। शेषफल कितना बच रहा है, बस शेषफल लिखना है आपको, तो शेषफल बचेगा आपका 3। जो शेषफल बचा उसको आयोटा की घात लिखो आप, आयोटा की घात 3। अब ऊपर देखो आयोटा घात 3 कितना बताया था अपन ने आंसर, माइनस आयोटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, काल्पनिक संख्या हो गई। अब देखो नेक्स्ट जो आती है अपनी, वे आती है अपनी काल्पनिक संख्या, तो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन सम्मिश्र संख्या। क्या पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हम बिल्कुल स्लो स्लो सारे चीज़ कवर करके चलेंगे, आपका छोटे से लेकर के बड़ा सारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पढ़ना धीरे धीरे, अपन को जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपन चलेंगे। चलो सम्मिश्र संख्या देखो, ऐसी संख्या जिनको हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे परिभाषा देखें आपको, तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या के योग व, या फिर सीधे लिखो योग प्लस, यानी के प्लस माइनस के साथ बनती हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि आपके एक तरफ तो होगा
रियल नंबर, उसके बाद प्लस माइनस होगा और उसके बाद आएगा इमेजरी नंबर। अब ये मत कहना कि सर गुना भाग में क्यों नहीं आता। गुना भाग में इसलिए नहीं आता, देखो इधर समझो थोड़ा। गुना भाग में हम इसलिए नहीं कर सकते, जब भी अपन रियल नंबर को गुना करते हैं इमेजरी नंबर से तो इमेजरी ही नंबर आता है, काल्पनिक संख्या ही आती है। यदि हम रियल नंबर को भाग देंगे अगर इमेजरी नंबर काल्पनिक संख्या से, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, इमेजरी नंबर ही आएगा। ये भी क्या आएगा, अपना काल्पनिक संख्या ही आती है। समझे इस तरीके से। तो ये अपना रूप होगा, ये अपनी ध्यान रखना। अगर कोई भी पूछ ले आपसे, एग्जाम में पूछ सकता है कि एक वास्तविक संख्या का गुना काल्पनिक संख्या से किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा अपना काल्पनिक संख्या। दूसरी तरफ अगर ये पूछ लिया जाए यदि वास्तविक संख्या को में जोड़ दिया जाए काल्पनिक संख्या को तो क्या आएगा, तो अपना क्या आएगा, सम्मिश्र संख्या आएगी। ठीक है, तो ये अपना सम्मिश्र संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब जो अपनी परिमेय संख्या थी, जो कि किसका, वास्तविक संख्या के दो रूप थे। देखो वास्तविक संख्या जो थी उसके अपन के दो रूप थे, एक तरफ था अपना परिमेय संख्या, क्या था अपना, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरी तरफ था अपना अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक तरफ था परिमेय संख्या, दूसरी तरफ था अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे अपन, परिमेय संख्या जैसे अपन हमेशा पढ़ते आए हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको अपन, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q, P बटा Q क्या हुआ अपना, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन होगी कि Q जो है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो और एक और कंडीशन है कि P और Q जो है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए अपने, पूर्णांक। तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये अपनी परिभाषा हो गई कि क्यों नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी संख्या है 2/4 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका सरलतम रूप 1/2 होगा, तो P 1 हो जाएगा, Q 2 हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ आपको एक नोट डालना है कि परिमेय संख्या में जो P और Q है ना, वे क्या होने चाहिए बताओ, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब ये मत कहना सर 2.5 तो क्या है, ये देखो 2.5 सर ये तो दशमलव में है, तो दशमलव को आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा 25/10, 5 से ये 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो आया कि नहीं आया पूर्णांक, तो इसलिए पूर्णांक ही होते हैं वे हमेशा। तो ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब एक इसकी जो कंडीशन आती है कि क्या 2/0 का मान कितना होगा, अगर ऐसे दे दें तो कई बार पूछ लेते हैं आपको कि 2/0 का मान कितना होगा, तो यहाँ जो है अपना वे इसको अभी परिभाषित ही नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं, इसकी आंसर का कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाएं परिभाषित नहीं, तो
फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए, या तो आप क्या लिखोगे अनंत, इन्फिनिटिव, या तो क्या लिखोगे अनंत, या लिखोगे परिभाषित नहीं। अगर दोनों आ जाएं तो पहला ऑप्शन होगा परिभाषित, सेकंड आपको प्रायोरिटी पर रखना है अनंत को। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएंगी, अपनी परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या के उदाहरण देख लो आप, जैसे उदाहरण देखोगे, उदाहरण में कुछ भी देखो आप, जैसे 2/5.8, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे 22/7 पाई, क्या परिमेय संख्या में आएगा, बताओ। पाई परिमेय संख्या में नहीं आता। पाई का मान जो 3.14 लिखते हो, ये अपना किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। इसको अपन समझेंगे पाई 22/7 और 3/4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी ये एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद जो अपना आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का वे संख्या जिनको p/q रूप में नहीं लिख सकते। बस थोड़ा सा ये इसकी अपोजिट जो है अपना, ये हो जाएगा अपना, देखो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके ज़्यादातर जो उदाहरण होते हैं वे अपने देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल अगर देखोगे आप, तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले मिलेगा अंडर रूट, जिसका 2, √3, √5, ज़्यादातर जो है अपनी अंडर रूट वाली संख्याएं इसमें आती हैं, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, वे ज़्यादातर क्या होंगी, अपनी सभी अपनी अपरिमेय संख्याओं में ही आती हैं। लेकिन यदि अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ कोई संख्या आ जाए तो वे क्या कहलाएगी, अपनी काल्पनिक संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। और यहाँ तक कि जो ये पाई है अपना, ये क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो नोट पहला देखा अपन ने ये, इसमें एक नोट और डाल लो अपन कि जो, चलो ये समझ ही लेते हैं एक बार। 3 चीजें होती हैं देखो, एक तो होता है पाई, एक होता है 22/7, एक होता है 22/7 का जो पाई का जो मान ज़्यादातर अपन रखते हैं वे है अपना 3.14। ठीक है, तो इसमें कौन सी तो अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है। तो पाई को हम तो अपन क्या करते हैं, कंसीडर अपरिमेय में करते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स मान ही नहीं आता। आगे अपन समझेंगे शांत अशांत वाली जो चीज़ है, उसमें अपन ये नेक्स्ट जो अपन आएगा उसमें ये समझेंगे। अब 22/7 का कॉन्सेप्ट समझो, 3/3.14 का देखो। 22/7 तो सीधा दिख रहा है आपको कि जो 22 है वे भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो p/q के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब रही बात 3.14 की। 3.14 को देखो सॉल्व अपन करेंगे जैसे, तो 31400 आ जाएगा। अब इसको आप जैसे मान लो इससे ये 2 से आप काटोगे, मान लो 15/7, ठीक है। उसके बाद देखो ये 50 आ जाएगा। अब वापस ये डिविजिबिलिटी, डिवीजन नहीं होगा इनका, तो ये देखो ये P और ये Q, तो हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए 22/7 भी परिमेय संख्या है, 3.14 भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय में केवल क्या मानोगे आप, पाई को। ये अपनी आगे समझेंगे कि क्यों इसको अपन इसमें रखते हैं। ठीक है, चलो अब अपना परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया था।
नेक्स्ट जो अपन देख रहे थे वे था अपना परिमेय अपरिमेय संख्या के बाद में अगर आता है तो क्या आता है, देखो पूर्णांक संख्या। अब क्या पढ़ रहे थे अपन, पूर्णांक। नेक्स्ट जो है अपना पूर्णांक, क्या है अपना पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक जो परिमेय संख्या थी उनको आगे हमने पूर्णांक में देखो एक बार परिमेय जो संख्या थी, इधर मान लो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में थी सभी। इनको आगे अपन ने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। एक तो था अपना पूर्णांक, क्या था अपना पूर्णांक। दूसरा जो था अपना दशमलव या भिन्न, ठीक है। क्या था, दशमलव या भिन्न था, क्योंकि हम दशमलव को भी वापस p बटे q के रूप में यानी पूर्णांकों के रूप में कर ही रहे थे। लेकिन दशमलव जो संख्याएं और भिन्न हैं वे p बटे q के रूप में होती है भिन्न, तो इन दो भागों में इनको बांट दिया था। पूर्णांक, अब पूर्णांक किसे कहते हैं ये देखो। पूर्णांक में अपन की जो चीजें होती हैं, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, पूर्ण अंक। पूर्णांक में देखो इसमें शामिल क्या क्या होता है, देखो इसमें शामिल होता है, एक तो अपन प्राकृतिक जो संख्या हैं उनको शामिल इसमें करते हैं। प्राकृतिक संख्या दोनों वाली, प्लस की तरफ और माइनस वाली, यानी कि -1 से अनंत तक चले जाओ और +1 से अनंत तक चले जाओ, इसको और जीरो को, इसको इसमें शामिल करते हैं। तो पूर्णांक का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या प्लस वाली, माइनस प्राकृतिक संख्या और जीरो से मिलकर के जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे अपन परिभाषा में देख रहे थे कि पूर्णांक को 3 भागों में बांट रहे थे, कौन कौन सा था, धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। तो इन तीनों से मिलकर के पूर्णांक बनता है। तो अपन पूर्णांक का ये हो जाएगा अपना कि ऐसी संख्याएं, लिख लो इसको, थोड़ा सही रहेगा थोड़ा। चलो देखो, ऐसी संख्याएं जो माइनस प्लस प्राकृतिक संख्या व माइनस प्राकृतिक संख्या व जीरो से मिलकर के बनती, जीरो से मिलकर बनती हैं, ठीक है। किस किस से मिलकर बनती हैं, ऐसी संख्याएं जो प्लस प्राकृतिक संख्या, माइनस प्राकृतिक संख्या व जीरो। अब इसमें क्या क्या आते हैं देखो, प्लस प्राकृतिक की अगर बात करें अपन, प्लस प्राकृतिक में आता है आपका माइनस, तो आएगा नहीं, क्या आएगा देखो, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, प्लस अनंत तक। माइनस प्राकृतिक की अगर बात करें अपन, तो ये -1 -2 -3 ये कहाँ चला जाएगा, माइनस अनंत तक। अब इसमें दोनों में जीरो जोड़ दो आप और जीरो, तो ये पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जीरो को अगर प्लस प्राकृतिक के साथ जोड़ते हैं तो पूर्ण बन जाती हैं, और ये अपनी सबको मिला करके पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना पूर्णांक हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखो
अब देखो, अब अपन जो पूर्णांक को पढ़ रहे थे उसमें अपन सबको शामिल कर लिया था। पूर्णांक को आगे अब 3 भागों में बांटा था अपन ने। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पहला जो भाग था उसका, किसका भाग है ये? पूर्णांक का। वे होता है अपना धनात्मक पूर्णांक। क्या था अपना? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक अपन पढ़ ही गए थे कि 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा था? आगे तक। अब देखो, जो पूर्णांक जो था उसको अपन पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बांट रहे थे। आगे किसको बांट रहे थे? वे बांट रहे थे अपन गैर, किसको? गैर ऋणात्मक। अपन ने देखा ना था कि गैर ऋणात्मक जो है उसको अपन देख रहे थे। गैर ऋणात्मक जो है, गैर ऋणात्मक को अपन 2 भागों में बांट रहे थे। उसको देखो, एक तो था अपना पूर्ण, पूर्ण संख्या था जिसको अपन होल नंबर बोल रहे थे। एक था अपना प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब पूर्ण संख्या को देखो, परिभाषा। पूर्ण संख्या में क्या है कि 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलती हैं ये संख्याएं? 1 2 3 और ये अनंत तक चलती है। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या को कहेंगे अपन 1 से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक चलेंगी? अपनी अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेंगी? अपनी अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होंगी? 1 से अनंत तक। ठीक है, अब देखो, प्राकृतिक संख्या को अपन वापस विभाजित कर रहे थे। प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 3 भागों में बांटा था। पहली जो थी वे थी अभाज्य संख्या। क्या थी? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को देखो, ऐसी संख्याएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा आपको अभाज्य संख्या। आपके सिलेबस में भी है, रीट वाले में। अभाज्य संख्या को देखो, ऐसी संख्याएं, इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। और वे 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है एक व स्वयं संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 2 है। ठीक है, 2 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो 2 के गुणनखंड होते हैं, एक एक तो आपका सबका होगा गुणनखंड, और एक वे खुद संख्या होगी। ठीक है, तो 2 के ये क्या थे? गुणनखंड थे। कितने थे? देखो, 2 थे। एक तो वे खुद था और एक उसका एक था। एक तो सबका ही होता है। नेक्स्ट देखो, मान लो अब मैं कहूँ आपके 6 से, 6 जो है इसके गुणनखंड कितने होंगे? तो 6 के गुणनखंड तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है और खुद संख्या भी है। अच्छा, तो 4 गुणनखंड हो गए इसके। तो हमको देखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक खुद होता है और एक उसकी खुद 1 होता है। एक खुद और एक एक। तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। ये कितने हो गए? 6 के गुणनखंड कितने हो गए? 4। तो ये तो हो जाएगी अपनी अभाज्य संख्या। ये तो हो जाएगी अपनी अभाज्य।
ये अपनी अभाज्य नहीं होगी। आया समझ में? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके कम से कम 2 गुणनखंड, या मैं ये कहूँगा आपसे, जैसे अपन परिभाषा देख रहे थे उस हिसाब से, कि जो अभाज्य संख्या है ना, ऐसी संख्या होती है जिसमें एक का भाग जाता है और खुद का जाता है, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या देखो 2 है, 2 का है तो खुद 2 का जा रहा है या 1 का जा रहा है। अगली अभाज्य संख्या जैसे मान लो मैं 7 की कहूँ आपसे, तो 7 का क्या होगा? 7 का खुद का जाता है और 1 का जाता है, बाकी किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। तो अपन इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू में अभी देख। चलो नेक्स्ट अपन जो क्लास होगी उसमें अभाज्य संख्या को भी देखेंगे, और अभाज्य संख्या के आगे की जो संख्या है अपनी एकांकी और भाज्य संख्या, इन दोनों को देखेंगे अपन। आधे आधे घंटे की ही अपनी सभी क्लासें होंगी लगभग। तो सभी का थैंक यू, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।